साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज की वीडियो में जन एवं पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आए हैं। साथियों ये एक प्रैक्टिस सेट है। इसमें पर्यावरण से जुड़े हुए 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं संकलित हैं। आप अवगत हैं कि आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्यावरण एक ऐसा प्रकरण है, ऐसा टॉपिक है बहुत जो ट्रेंड कर रहा है, जो हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो ये है जो आज का प्रैक्टिस सेट है। ये आपका टेट, सीटेट, सुपर टेट के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस अभ्यास सेट में आप भी उत्तरों का अनुमान लगाते हुए चलिए, आप अपने अध्ययन का अभ्यास करते हुए चलिए, मूल्यांकन करते हुए चलिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। देखिए 4 विकल्प हैं, सीधा, उल्टा, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 सीधा। विकल्प 1 सीधा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। साथियों दूसरा प्रश्न है, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें आनुवंशिकी द्वारा मनुष्य जाति का सुधार किया जाए कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जीव विज्ञान की शाखा जिसमें आनुवंशिकी द्वारा मनुष्य जाति का सुधार किया जाए कहलाती है यूथेनिक्स, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, हेरेडिटी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 यूथेनिक्स। विकल्प 1 यूथेनिक्स महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है साथियों, IUCN रेड लिस्ट सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में, 1963 में, 1992 और 2001 में। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 1963 में। IUCN रेड लिस्ट सिस्टम की शुरुआत 1963 में हुई थी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है साथियों, मनुष्य किस प्रकार का उत्सर्जी जीव है? मनुष्य किस प्रकार का उत्सर्जी जीव है? 4 विकल्प देखिए, एमिनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है साथियों, बहुत ध्यान से देखिए, यूरियोटेलिक। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 यूरियोटेलिक। ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है साथियों, निम्नलिखित में किसे फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है? 4 विकल्प हैं, पी माहेश्वरी, एस के कश्यप, विजय पाल और रामदेव मिश्र। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 रामदेव मिश्र। रामदेव मिश्र को फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी पर ओजोन परत लगभग कितनी ऊंचाई पर? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेक बार आप अवगत होंगे, पिछली परीक्षाओं में आप देखेंगे, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। पृथ्वी पर ओजोन परत लगभग कितनी ऊंचाई पर है? 0 से 10 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 25 से 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर से ऊपर। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 3 25 से 40 किलोमीटर। पृथ्वी पर ओजोन परत लगभग 25 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। साथियों प्रश्न संख्या 7 देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वायु प्रदूषक के कारक हे फीवर रोग होता है? किस वायु प्रदूषक के कारण हे फीवर रोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण की धूल, पेंट परफ्यूम और परागकण। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 4 परागकण। हे फीवर नामक रोग पराग कणों के कारण होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, जल प्रदूषण को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सी परीक्षा ली जाती है? देखिए 4 विकल्प, बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। विकल्प 3 बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है यह जल प्रदूषण को मापने के लिए यह परीक्षा ली जाती है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। यह भी बहुत महत्वपूर्ण रोग है, ये यूजी नेट के परीक्षा में 2-3 बार आ चुका है। मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग जो है ये किससे होता है? पेट्रोलियम पदार्थों के दहन से, जल में नाइट्रेट की अधिकता से, जल में मरकरी के प्रदूषण से और जल में कैल्शियम की कमी से। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 जल में मरकरी के प्रदूषण से। विकल्प 3 जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10।
संख्या 10 है साथियों, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। एसिड रेन जो होती है, एसिड रेन का मुख्य अवयव क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। तो इसका सही विकल्प है साथियों, सही उत्तर है इसका विकल्प 1 सल्फ्यूरिक अम्ल। एसिड रेन का के लिए जिम्मेदार सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, थोड़ा सा इसमें बहुत ध्यान से देखिए, 4 विकल्प, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह शरीर में विद्यमान ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह ऊतकों में उपस्थित कार्बोनिक द्रव्य को अपचयित करता है। यह रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है। विकल्प 4 देखिए, यह रक्त को सुखा देता है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, वो भी परीक्षाओं में एक बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से देखिए। ब्लू बेबी रोग होता है। ब्लू बेबी रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से, जल में कैल्शियम की कमी से, जल में नाइट्रेट की अधिकता से, वायु में नाइट्रेट की अधिकता से। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4, ये जो ब्लू बेबी रोग है ये वायु में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है साथियों, निम्नलिखित में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है? सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है साथियों, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार परीक्षा में पूछा गया है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बना है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? यह देखिए 0.3%, 0.6%, 0.06%, 0.03%। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.03%। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। प्रश्न संख्या 15, अमेजन बेसिन के आर्द्र वन कहलाते हैं पंपास, सिल्वास, कैंपोस और लियोनोस। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 सिल्वास। अमेजन बेसिन के जो आर्द्र वन हैं वो सिल्वास कहे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है साथियों, विश्व में प्रकाश रासायनिक स्मोग प्रथम बार कहाँ परीक्षित किया गया? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, विश्व में प्रकाश रासायनिक स्मोग प्रथम बार कहाँ परीक्षित किया गया? लंदन में, लॉस एंजल्स में, पेरिस में और टोक्यो में। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 2 लॉस एंजल्स में। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के लिए अध्ययन, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन से संबंधित संगठन है नीरी, CSIR, DST और UGC। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 1 नीरी, NEERI। साथियों NEERI जो नीरी संगठन है इसका फुल फॉर्म देखिए आप, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। साथियों इसका मुख्यालय है नागपुर में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। तो आपने इनसे 3 बिंदुओं को जान लिया, इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय। इसका फुल फॉर्म फिर से देख लीजिए, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय नागपुर में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र में कौन सी विषैली गैस का रिसाव हुआ था? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, विकल्प 4 देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोब्रोमाइड। तो इसका सही उत्तर साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 3 मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। कंटूर खेती की जाती है। कंटूर खेती कहाँ की जाती है? मैदानी भागों में, पहाड़ी भागों में, पठारी क्षेत्रों में और रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2
पहाड़ी भागों में। कंटूर खेती कहाँ की जाती है? पहाड़ी भागों में की जाती है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20। ऊसर एवं सख्त भूमि में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ऊसर एवं सख्त भूमि में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? कर्सोफाइट्स, साइलोफाइट्स, सेमोफाइट्स और लिथोफाइट्स। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए कर्सोफाइट्स। सही उत्तर क्या है? विकल्प ए कर्सोफाइट्स। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। ऊसर एवं सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को कर्सोफाइट्स कहा जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है साथियों, चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सेमोफाइट्स, लिथोफाइट्स, स्क्लेरोफाइट्स, जीरोफाइट्स। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 2 लिथोफाइट्स। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प 2 लिथोफाइट्स। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22। वह मांसाहारी जंतु जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, ध्यान से देखिए, वह मांसाहारी जंतु जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, गौण उपभोक्ता और मुख्य उपभोक्ता। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 गौण उपभोक्ता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। रेगिस्तानी एवं स्टेपीज पौधे कहलाते हैं। रेगिस्तानी एवं स्टेपीज पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स, लिथोफाइट्स, एरीमोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 एरीमोफाइट्स। विकल्प 3 एरीमोफाइट्स। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। हानिकारक विकिरणों से हमारा बचाव करता है। हानिकारक विकिरणों से हमारा कौन बचाव करता है? बहिर्मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 ओजोन मंडल। ठीक है, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न संख्या 25 जो आज का अंतिम प्रश्न है। वायुमंडल में, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। वायुमंडल में ओजोन स्तर को कम करने के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि और ऑक्सीजन का अधिक प्रयोग। तो साथियों वायुमंडल में ओजोन स्तर को कम करने के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक। ठीक है, इसका सही उत्तर है विकल्प ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन स्तर कम करने के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक। साथियों इसी के साथ यह आज का सेशन होता है समाप्त। साथियों उम्मीद करता हूं कि इससे आप लाभान्वित होंगे। बहुत महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न हम लेकर आपके लिए आए हैं। तो फिलहाल अपना अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।